क्वेश्चन कर रहे थे हम। तो क्वेश्चन करने से पहले तुम्हें थोड़ी सी मैं नॉलेज दे दूं कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, राइट। सुनो, अभी एक क्वेश्चन किया है, उस क्वेश्चन को हमने क्या लिया, रिवर्सिबल प्रोसेस लिया। हालांकि उस क्वेश्चन में गिवन नहीं था, लेकिन मुझे कैसे पता लगा कि वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। यही चीज मुझे तुम्हें सिखानी है कि तुम्हें कैसे पता लगेगा कि सॉरी कि कोई प्रोसेस रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है। सुनो मेरी बात, क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट गिवन है कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, तो तुम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, तुम्हें पता नहीं लगेगा। और बाद में देखो, ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन ही होगा कि वो आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल नहीं होगा तो तुम्हें बोलेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर 298 केल्विन। तो इसका मतलब समझ जाना कि वो आइसोथर्मल है। और जब कभी वो तुम्हारा एडियाबैटिक देगा, एडियाबैटिक में तो तुम्हें बोलेगा ही कि एडियाबैटिक है Q = 0, और क्वेश्चन में मेंशन ही होगा कि एडियाबैटिक है। आइसोथर्मल पहचानना और एडियाबैटिक पहचानना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि तुम पहचान लोगे। अगर कोई एट कांस्टेंट टेम्परेचर बोल रखा है तो इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है। एट एडियाबैटिक, या तुम्हें एडियाबैटिक तो देगा ही, सिंपल बात है। एडियाबैटिक या तुम्हें बोलेगा कि हीटिंग कांस्टेंट है, ये बोल सकता है क्वेश्चन में कि हीटिंग कांस्टेंट है, तो तुम इस बात से भी समझ सकते हो कि हाँ वो एडियाबैटिक की बात कर रहा है। प्रॉब्लम आती है कि हम रिवर्सिबल फॉर्मूले यूज करें कि इरिवर्सिबल फॉर्मूले यूज करें। तो ध्यान से सुन लो, तुम्हें पता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में हमने इंटीग्रेट किया था और इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमने कोई भी इंटीग्रेट नहीं किया। लेकिन एक खास बात थी जो रिवर्सिबल में नहीं थी और इरिवर्सिबल में थी। इस इरिवर्सिबल में हम पी एक्सटर्नल यूज करते थे कि नहीं, पी एक्सटर्नल। तो ध्यान से सुन लो, जब कभी तुम्हारे क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना हो और तुम्हें पता ही नहीं लग रहा है कि प्रोसेस कौन सा गिवन है, तो उस केस में तुमको लेना है रिवर्सिबल प्रोसेस। वो सारे प्रोसेस जब तुम्हें पता ही नहीं लग रहा कि ये कैसे हो रहा है। और लेकिन अगर तुम्हारे क्वेश्चन में पी एक्सटर्नल आ गया, एट पी एक्सटर्नल इतना, एट पी एक्सटर्नल 2 atm, एट पी एक्सटर्नल 3 atm, एट पी पता नहीं क्या क्या आ गया, अगर पी एक्सटर्नल आ गया तो समझ लेना तुम्हारा इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब वो आइसोथर्मल में भी हो सकता है और वो एडियाबैटिक में भी हो सकता है, राइट। तो अब मुझे ये तुम्हें बताना ना पड़े कि कौन सा रिवर्सिबल प्रोसेस है और कौन सा एडियाबैटिक। अगर पी एक्सटर्नल आ जाए तो तुम समझ जाना कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहा है और इसमें इरिवर्सिबल वाले ही फॉर्मूले लगेंगे। अगर तुम्हें नहीं दे रखा पी एक्सटर्नल, सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा और तुम्हें पहचान में भी नहीं आ रहा कौन नहीं है, तो डायरेक्ट रिवर्सिबल का फॉर्मूला लगा देना। क्लियर है पॉइंट। लेकिन जब पी एक्सटर्नल यूज हो जाए तो ये तो समझ ही लेना, पी एक्सटर्नल आ गया तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, राइट। चलिए अब क्वेश्चनों की लाइन लगा दूंगा मैं तुम्हारे सामने। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखो। एन आइडियल गैस एक्सपेंड बाय फ्लोइंग, एन आइडियल गैस एक्सपेंड बाय फॉलोइंग एंड इक्वेशन पी वी की पावर अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी, ठीक है। इन विच केस डन वन एक्सेप्ट हीटिंग, in which case done one expect heating। ऑप्शन भी दे रहा हूं, डोंट वरी, सब मिलेगा। पहला ऑप्शन ए, 3 ग्रेटर देन अल्फा ग्रेटर देन 2। ऑप्शन नंबर बी, 2 ग्रेटर देन अल्फा ग्रेटर देन 1। ऑप्शन नंबर सी, 0 ग्रेटर देन अल्फा लेस देन 1। ऑप्शन नंबर डी, -1 ग्रेटर देन अल्फा लेस देन 0। ठीक है, क्वेश्चन सुन लिया। एन आइडियल गैस एक्सपेंड बाय फ्लोइंग इक्वेशन, एक इक्वेशन फॉलो कर रही है जो गैस एक्सपेंड कर रही है, पीवी की पावर अल्फा। इन विच केस डन एक्सपेक्ट हीटिंग, मतलब इनमें से ऐसा कौन सा केस है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इक्वेशन अगर इस अल्फा की वैल्यू इसमें पुट कर दूं तो वो हीटिंग इफेक्ट दिखाएगी। बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या होगी बत्ती कुल, इतना ही बस। ऐसे नाम रोशन करोगे मेरा तुम है भाई। क्वेश्चन देखते ही तुम्हारी हवा खराब, कर रहे हो ट्राई कर लो, तुक्के मारोगे। चलो मैं बता देता हूँ, बहुत जनरल सोचो, बहुत जनरल, तुम्हें इतना हाई फाई सोचने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल सी बात है
कि जब तुम हीटिंग करोगे, तो हीटिंग करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा। और जब हीटिंग का ये केस आता है कि किसमें हम एक्सपेक्ट हीटिंग कर रहे हैं, तो तुम्हें पता है कि वो एडियाबैटिक का केस होता है। किसका होता है? एडियाबैटिक केस होता है, राइट और रॉन्ग। और एडियाबैटिक केस में तुम्हारी पी वी की पावर अल्फा होती है, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। अगर मैं पी का रिलेशन देखूं तो कितना आ जाता है? 1 में अल्फा आ जाता है, राइट और रॉन्ग? बोलो, आ जाता है कि नहीं आ जाता? अगर अल्फा इक्वल टू 0 ले लो तो तब भी कोई फायदा नहीं है। अगर अल्फा इक्वल टू ग्रेटर देन ले लो, देखो अगर मैं अल्फा की वैल्यू को ग्रेटर देन लूँ 1 से, अगर अल्फा ग्रेटर देन 1 लूँ तो इनिशियल हमारा वॉल्यूम v था, तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। और अगर हम अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 ले ले, तो लेस देन 1 लेने से क्या हो जाएगा? वॉल्यूम पहले v था तो कुछ नीचे क्या हो जाएगी? वॉल्यूम की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो अब मुझे बताओ कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? बताइए, बोलो, किस केस में अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन होने में इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? बोलो, तो ध्यान से सुन लो। जब तुम्हारी अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, जब तुम्हारी अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तब तो होगा कूलिंग, और जब तुम्हारी अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होगी तब तुम्हारा होगा हीटिंग। ये चीज़ें पता कहाँ से लगती है कि अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो तब तुम्हारा कूलिंग होगा, और लेस देन 1 होगी तो हीटिंग होगा। ये चीज़ें पता लगी इक्वेशन से। इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, क्योंकि मेरा भी मूड नहीं है सोल्व करने का। इक्वेशन देखो, तुम्हें इक्वेशन पता है? इक्वेशन तुमने ये इक्वेशन निकाली थी, T1 V1 की पावर अल्फा माइनस K1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर अल्फा माइनस K1। ये इक्वेशन है। अल्फा की वैल्यू तुम्हें पता करनी है बेसिकली। भाई इस इक्वेशन को PV की पावर अल्फा को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तुम्हें पता है इस बात का। अब जब तुम्हारा हीटिंग इफेक्ट दिखाएगा, हीटिंग इफेक्ट दिखाने के लिए T2 ग्रेटर देन T1 होना चाहिए, और वो तभी ग्रेटर देन होगा जब अल्फा की वैल्यू तुम्हारी लेस देन 1 होगी, राइट। सेकंड पॉइंट, अगर तुम्हें उसे कूलिंग दिखानी है, दोनों चीज बता दिया मैंने, कूलिंग के ऊपर भी अगर पूछ ले तुमसे, कूलिंग दिखानी है तो कूलिंग दिखाने के लिए उसे T1 ग्रेटर देन T2 होना पड़ेगा, तभी कूलिंग होगी। और ये कूलिंग कब होगी? जब तुम्हारी अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। तो ऑप्शन क्या होगा? जिसमें अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होगी वही तुम्हारा आंसर होगा। तो देख लो, इसमें अल्फा की वैल्यू 3 से 2 के बीच में आ रही है, इसे 2 के 1 से, तो ये थर्ड ऑप्शन होगा। तो दिस इज योर राइट ऑप्शन। तो ये ध्यान रखना कि अगर अल्फा की वैल्यू 1 है ग्रेटर देन 1 तो कूलिंग, और अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 है तो हीटिंग। कुछ नहीं करोगे, जब तुम इस इक्वेशन में ln पुट करोगे और जब तुम T2/T1 आ जाएगा एक साइड में और T2/T1 नेगेटिव पुट करोगे, तो नेगेटिव कब आएगा? जब अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होगी। तो जब तुम करोगे ये कर लेगा, वरना करने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बता दिया मैं डायरेक्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए सेकंड। हाँ देखो, 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, इन्हीं से तुम्हारा सारा कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन लिखो, द वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, द वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस and 1 atmospheric pressure to 20 degree Celsius and 1 atmospheric pressure to 327 degrees Celsius and 17 atm and 17 atm। ठीक है, सुन लो। अब क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, तुम्हें फाइंड आउट करना है डेल्टा U। ठीक है, तुम्हें दे रखा है T1 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस, P1 इज इक्वल टू दे रखा है तुम्हें 1 atm, राइट।
T2 इज इक्वल टू दे रखा है 327 डिग्री सेल्सियस एंड P2 इज इक्वल टू दे रखा है 17 atm. ओके, एंड Cp इज इक्वल टू दे रखा है 20.9 प्लस के 0.04 T जूल पर केल्विन पर मोल. बोलो कैसे निकालोगे, बोलो जल्दी कैसे निकालोगे, फटाफट निकालो, जल्दी निकालो फटाफट. बोलो इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे निकालोगे. तुम्हारे पास इंटरनल एनर्जी निकालनी है T1 T2 P1 P2 Cp गिवन है. बताओ इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे निकालोगे. बोलो बोलो बोलो. चलो मैं बता देता हूं, सुन लो. इंटरनल एनर्जी इक्वल टू होता है NCV dt. ये इक्वेशन तुम्हें बता चुका हूं मैं पहले ही. तो डेल यू इक्वल टू n, ठीक है. CV की वैल्यू जब तुम लिखोगे तो यहाँ पे CV dt आ जाएगा, राइट और रॉन्ग. टेम्परेचर की वैल्यू T1 से T2 तक पुट करोगे. अब तुम्हें CV निकालना है. अरे ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, जब कभी भी तुम्हें Cp की इक्वेशन टेम्परेचर का फंक्शन दे दे, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में ये फॉर्मूला लगेगा. तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था कि नहीं बताया था, NCV dt T1 से T2 तक. तो जब तुम्हारे टेम्परेचर का फंक्शन कोई दे देगा तो इंटरनल एनर्जी में यही फॉर्मूला लगेगा. प्रेशर देख के घबराना नहीं है. तो जब तुम यहाँ से निकालोगे तो Cp माइनस के Cv इज इक्वल टू R होता है. तो Cv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Cp माइनस के R. इसमें से R की वैल्यू माइनस करो, 8.314 जब माइनस करोगे तो तुम्हारा Cp इज इक्वल टू आ जाएगा. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है. तो तुम्हारा Cv इज इक्वल टू आ जाएगा 12.586 प्लस के 0.042T. बस इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करो और यहाँ पे पुट करने के बाद T1 से T2 वो कर दो. T1 T2 कितना है, T1 T2 377, ये कितना है 273. ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 300 केल्विन, और इसमें ऐड करोगे तो 327 का कितना बन जाएगा 600 केल्विन. बस कर दो. अब तो यहाँ क्या कर लोगे, 300 केल्विन से कहाँ पे जा रहा है 600 केल्विन. और जब इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर निकाल के बता रहा हूँ, तुम्हारा आंसर आना चाहिए इंटरनल एनर्जी का 9.4 किलो जूल पर मोल. ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आना चाहिए. कितना था, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया. चलिए और क्वेश्चन देखते हैं. उतारते रहो साथ के साथ, फिर खुद करोगे, थोड़ी प्रैक्टिस खुद भी हो जाएगी. जब भी ऐसी इक्वेशन दिख जाए तो समझ लेना वही फॉर्मूला लगना है. क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना इन चीज को. कभी मेरी तरह ऐसे निकाल दो, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, खुद सोल्व करके देखना, इंट्रीगेट करके देखना, वरना फिर एग्जाम में मिस्टेक करोगे अगर इंट्रीगेट नहीं किया तो. क्वेश्चन सुनो. क्वेश्चन कितने हो गए, 4 होगा ना शायद. क्वेश्चन नंबर 4. एन आइडियल गैस, क्वेश्चन लिखो, एन आइडियल गैस CV इज इक्वल टू 5/2R, CV इज इक्वल टू 5/2R इज एक्सपेंड एडियाबेटिकली. इज एक्सपेंड एडियाबेटिकली बोल रखा है उसने, इज एक्सपेंड एडियाबेटिकली अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm. अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm, right? 1 atm unit, it double in volume against a constant pressure of 1 atm unit, 1 atm until it double in volume. मतलब तब तक वो प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर कर रहा है जब तक तुम्हारा वॉल्यूम डबल नहीं हो जाता. until it double in volume if the initial temperature is 25 degrees Celsius and the initial pressure is 5 atm, the value of T2 is. सुन लो फिर से, मैं बता देता हूँ क्वेश्चन ध्यान से. एन आइडियल गैस
CV is equal to 5/2R is expand adiabatically against a constant pressure of 1 atm until it double in volume. If the initial temperature is 25 degrees Celsius and initial pressure is 5 atm, the value of T2 is, बताइए। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में तुम्हें ये पता करना है, ये तो पता लग गया कि ये एडियाबैटिकली है, लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि ये रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? तो तुम्हें देख रखा है P अगेंस्ट का मतलब या P एक्सटर्नल का मतलब सेम बात होती है, तो वो तुम्हें कितना दे रखा है 1 atm। जब तुम्हें क्वेश्चन में एक्सटर्नल प्रेशर दिख जाए तो समझ जाना वो इरिवर्सिबल की बात कर रहा है, और इरिवर्सिबल में तुम्हें पता है कि इंटरनल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन होता है, और इंटरनल एनर्जी के लिए NCV T2 माइनस के T1 इज इक्वल टू माइनस के P V2 माइनस के V1 लगाते हैं, राइट और रॉन्ग। और जब तुम्हारा एक्सटर्नल प्रेशर गिवन है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा P2 V2 माइनस के V1। या तुम्हारा एक्सटर्नल प्रेशर कितना दे रखा है, यहाँ पे क्या कर लोगे P एक्सटर्नल, राइट। अब बोलो कर दोगे? अब तो कुछ नहीं है। कौन सा क्वेश्चन है ये? चलिए, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। बोलो CV तुम्हें दे रखा है 5/2, CV इज इक्वल टू 5/2 तुम्हें गिवन ही है, और T1 तुम्हें गिवन है कितना 25 डिग्री सेल्सियस, P1 तुम्हें गिवन है 5 atm, T2 तुम्हें फाइंड आउट करना है कितना है, P एक्सटर्नल इक्वल टू तुम्हें दे रखा है 1 atm। अगर इनिशियल वॉल्यूम V1 इक्वल टू V3 था तो उसने क्या बोला था अनटिल इट डबल, तो ये कितना हो जाएगा 2V। सब कुछ तो तुम्हें इस क्वेश्चन में गिवन है, बस T2 ही तो निकालना है। ये सारी वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट करो और जो तुम्हारा T2 आ जाएगा, T2 इज इक्वल टू आ जाएगा 274 केल्विन। निकाल के देख लेना सबका आंसर, बता रहा हूं मैं। अब बच्चों वाले काम तो करूंगा नहीं मैं कि यहाँ तुम्हें कैलकुलेशन भी करके दिखाऊं। हो गया? और क्वेश्चन देखने दो कोई अच्छा सा। ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 लिखो। क्वेश्चन, A sample of argon gas at 1 atmospheric pressure and 27 degrees Celsius expand reversibly and adiabatically from 1.25 liter to 2.50 liter. The change in enthalpy approximately is, बोलो, the change in enthalpy approximately is, बताओ कितनी होगी? करो क्वेश्चन को। एंथैल्पी चेंज पूछा है उसने। चलो एक बात बताओ, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं। लगाओ कुछ तो दिमाग लगाओ। पहले मैं क्वेश्चन डाटा लिख लेता हूं कि क्वेश्चन में क्या क्या डाटा गिवन है, ठीक है। चलो मैं बता देता हूं क्या क्या डाटा गिवन है। आर्गन गैस गिवन है, आर्गन गैस है, इसका मतलब मोनो एटॉमिक है, और मोनो एटॉमिक के लिए जो हमारी गामा की वैल्यू होती है इक्वल टू कितनी होती है? गामा की वैल्यू 5/3 1.33 के अप्रोक्स होती है, राइट। चलिए दूसरा, तुम्हें पता है मोनो एटॉमिक गैस है, CV इज इक्वल टू तुम्हें पता ही होगा 3/2R होता है, CP इज इक्वल टू तुम्हें पता ही होगा 5/2R होता है। गामा तुम यहाँ से निकाल लोगे, गामा इक्वल टू 5/3 आ जाएगा, जब काटोगे तो इतना ही आएगा, ठीक है 1.33। दूसरा तुम्हें गिवन क्या है? टेम्परेचर T1 गिवन है 300 केल्विन। दूसरा P1 इक्वल टू तुम्हें 1 atm गिवन है, V1 इक्वल टू तुम्हें 1.25 लीटर पता है, और V2 इज इक्वल टू तुम्हें 2.50 लीटर पता है, ठीक है। बोलो पता है कि नहीं पता? बोलो। अब देखो क्वेश्चन में तुम्हें निकालना है एंथैल्पी चेंज। ये भी तुम्हें पता लग गया कि ये प्रोसेस एडियाबैटिकली प्रोसेस है, और एडियाबैटिकली में पॉइजन इक्वेशन लगती है,
पॉइसन इक्वेशन, राइट, लगती है। अब तुम्हें पता है एंथैल्पी चेंज इक्वल टू होता है NCP dt। अगर इस फॉर्मूले को मैं लिखूं तो NCP T2 माइनस के T1 होता है, ये तुम्हारा एंथैल्पी चेंज होता है। अब देखो ध्यान से, तुम्हारा प्रोसेस है एडियाबैटिकली पॉइसन, तुम्हें टेम्परेचर T1 गिवन है, तुम्हारे पास टेम्परेचर T1 गिवन है, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, गिवन हो गया। दूसरा मोल, मोल कैसे कैलकुलेट करोगे, हाउ विल यू कैलकुलेट मोल, तो मोल कैलकुलेट करने के लिए तुम कौन सी आइडियल गैस इक्वेशन लगाओ, PV इज इक्वल टू nRT, राइट। तो जब तुम इसमें इक्वेशन लगाओगे तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, PV बाई RT, राइट। प्रेशर कितना दे रखा है, इनिशियल प्रेशर कितना है 1 atm, इनिशियल वॉल्यूम कितना दे रखा है 1.25 लीटर, अपॉन में इनिशियल टेम्परेचर कितना दे रखा है 300 केल्विन। अब मुझे बताओ R की वैल्यू क्या पुट करोगे, जब ऊपर लीटर एटीएम दिख जाए तो नीचे R की वैल्यू हमेशा 0.0821 लीटर एटीएम पुट करना। जब इन सारी वैल्यू को पुट करके तुम N निकालोगे तो N की वैल्यू आएगी 0.05। तो तुम्हारी N की प्रॉब्लम सोल्व हो गई। भाई सबसे पहले ये चीज देख लो कि तुम्हें निकालना क्या है, निकालना क्या है एंथैल्पी चेंज, और एंथैल्पी चेंज इक्वल टू होता है NCP dt। अब तुम्हें N तो पता नहीं था तो N तुम्हारा निकल गया आइडियल गैस से, बचा CP तुम्हें पता है 5/2R होता है। अब बचा T2 माइनस T1 की वैल्यू भी तुम्हें गिवन है 300 केल्विन। अब पॉइंट ये बचता है कि T2 कैसे निकाले। भाई अगर तुम्हें T2 ही पता लग जाए तो तुम्हारा तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो सोचो, जब उसने एडियाबैटिकली रिवर्सिबल रिएक्शन दी है, रिवर्सिबल प्रोसेस बोला है, इसका मतलब पॉइसन इक्वेशन यूज कराना चाह रहा है, और वो इक्वेशन यूज किसके लिए होगी, वो T2 निकालने के लिए यूज होगी। तो तुम्हें रिलेशन पता होगा प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में कि T2 बाई T1 इज इक्वल टू होता है V1 बाई V2 की पावर गामा माइनस K1। तो जब यहां से तुम टेम्परेचर निकालोगे T2 तो T2 इज इक्वल टू आ जाएगा 189.86 केल्विन। समझे कि नहीं समझे। और जब तुम ये सारी वैल्यू T2 V2 सब कुछ पुट उसमें कर दोगे तो तुम्हारा डेल्टा H इज इक्वल टू आ जाएगा 115 जूल। ठीक है, बोलो पॉइंट क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ 115 जूल, ये तुम्हारा क्वेश्चन था। देखो ऐसे क्वेश्चन जब एकदम से एग्जाम में आए तो तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि अप्रोच कैसे करनी है। जो सबसे पहले क्वेश्चन में निकालना है उसको लिखो, नहीं सब और आसान करता हूँ। जो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है सबको लिखो यहाँ पे गिवन क्या क्या है, राइट। फिर जो तुम्हें निकालना है उसको इधर लिखो साइड में, फिर उसमें से जो निकालना है उसमें देखो कि हमें क्या क्या गिवन नहीं है, जो गिवन नहीं है उसे निकालते रहो और तुम्हारा क्वेश्चन अप्रोच होता रहेगा, राइट। घबराने के आते हैं, तुम्हारा काम क्या होता है बस डायरेक्ट तुमने क्वेश्चन में वैल्यू देखी डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हो और करना स्टार्ट कर देते हो। ये राइट मेथड नहीं है, नहीं तुम्हें इतनी प्रैक्टिस है और नहीं तुम्हें इतना एक्सपीरियंस है कि तुम डायरेक्ट क्वेश्चन से डायरेक्ट देख के डायरेक्ट लिख दो। सबसे पहले सीक्वेंस वाइज चलो, बेशक टाइम 1 मिनट ज्यादा लगे लेकिन क्वेश्चन तुम्हारा सही हो जाएगा। यहाँ पे पहले गिवन पोर्शन लिखो, गिवन के बाद पहले वो देखो कि तुम्हें निकालना क्या है, उस निकालने वाले में जो चीज तुम्हें गिवन नहीं है तो उसे साइड में निकालो और फिर उन वैल्यू को पुट करो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट। चलिए और क्वेश्चन बताते हैं, और क्वेश्चन बताते हैं तुम्हें। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन भी ढूंढने पड़ते हैं तुम्हारे लिए। चलिए क्वेश्चन लिखो। द एक्सपेंशन वर्क डन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। द एक्सपेंशन वर्क डन व्हेन 50 ग्राम ऑफ वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज अंडर प्रेशर एट 25 डिग्री सेल्सियस, अंडर कांस्टेंट प्रेशर एट 25 डिग्री सेल्सियस। बोलो क्या होगा आंसर। द एक्सपेंशन वर्क डन व्हेन 50 ग्राम ऑफ वाटर is electrolyzed under constant pressure at 25 डिग्री सेल्सियस। बहुत इजी है, तो कर लोगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है तुम्हें बताओ। बिल्कुल सही बात है। तो तुम्हें क्या दे रखा है 50 ग्राम ऑफ वाटर दे रखा है, सिंपल सी बात है। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है माइनस के पी डी वी होता है कि नहीं होता।
और तुम्हें पीडीवी का मतलब पता है, तो पीडीवी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी कर सकते हैं, तो मैं वर्क डन इज इक्वल टू क्या कर सकता हूँ, माइनस की एनआरटी कर सकता हूँ। सिंपल है। आर इक्वल टू तुम्हें क्वेश्चन में गिवन ही है, आर इक्वल टू तो पता है, लगा लोगे। आर इक्वल टू क्या हो गया 8.314। टेम्परेचर इक्वल टू तुम्हें पता है कितना 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 298 केल्विन। क्लियर है। बोलो मोल के लिए कैसे करोगे, मोल तुम्हें कितने दे रखा है 50 ग्राम ऑफ वाटर, तो 50 ग्राम ऑफ वाटर दे रखा है, नीचे किससे 18 से वो कर दोगे डिवाइड, तो तुम्हारे मोल कितने आ जाएंगे 2.7, राइट। और तुम वर्क डन निकाल दोगे 2.77 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना दे रखा है 298, और जो भी वर्क डन तुम्हारा आएगा x की वैल्यू में वो किस में होगा, जूल में। बोलो फाइनल है, ऐसे ही करोगा। अरे बोलो ना, ऐसे क्या होगा ना, या और कुछ मेथड है, अरे और कुछ भी मेथड है, ऐसे ही क्या होगा ना, काटो इसे, गलत है ये। पागल मत हुआ करो एकदम से क्वेश्चन देख के। इतनी चीज तुम्हें गिवन है, मैं मान लिया कि तुमने ये सारी चीजें निकाल ली, लेकिन तुम्हारा मेथड फिर भी गलत है। उसने ध्यान से बोलो, उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि वाटर इलेक्ट्रोलाइज हुआ है, तो जब वाटर इलेक्ट्रोलाइज होगा तो वो तुम्हें क्या देगा, H2 प्लस के हाफ O2 देगा, राइट और रॉन्ग, यही तो गैस है। और इन्हीं का तो प्रेशर तुम देखोगे, तुमने इस वाटर के मोल कंसीडर कर लिए, वाटर कितना दे रखा है 50 ग्राम, अपोन में कितना हो जाएगा 18, ये कितना हो गया 2.77, इतने इसके मोल गिवन है। लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में है, जब वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करोगे तो वो H2 और हाफ O2 बनेगा, और जो इनके टोटल मोल होंगे उसी तो हमारा वर्क डन निकलेगा। अरे जो ये इक्वेशन लगी है ये गैस के लिए ही तो लगती है, लिक्विड के लिए थोड़ी ना लगती है। और जो तुम फटाफट 50 से डिवाइड करके, ये पहला ऑप्शन ही मिलेगा, जब तुम x की वैल्यू निकालोगे पहले ही ऑप्शन मिलेगा और गलत काट के आएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, इस तरीके से होगा कि जब हमारा 50 ग्राम वाटर है वो 2.77 मोल है, जब हम उसको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो वो H2 और हाफ O2 में कन्वर्ट होता है, और H2 में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब 1 मोल से 1 मोल मिल रहा है, तो H2 के हमें कितने मोल मिलेंगे 2.77, हाफ O2 मिल रहा है तो मतलब 2.77/2, तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 33 के अप्रोक्स आ जाएगा, या 38 के अप्रोक्स आ जाएगा। तो हमारे पास जो टोटल मोल मिले है वो 2.77 प्लस के 1.33, तो मोल इज इक्वल टू हो जाता है 4.15। बोलो इतना ही आ रहा होगा, कितना हो जाएगा मोल इज इक्वल टू 4.15, इसको 1.38 कर लो, कितना हो जाएगा 4.15। तो ये तुम्हारे टोटल मोल है। अब तुम्हें ये फॉर्मूला लगाना है कि वर्क डन इक्वल टू 4.15 माइनस इंटू 8.314 इंटू 298 केल्विन, तो तुम्हारा वर्क डन इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 10 किलो जूल। बोलो ध्यान से सुन लो क्वेश्चन को, एकदम से पागल मत हो अगर देख के कि इसमें तो मोल वोल सब गिवन है, वर्क डन इक्वल टू माइनस पीडीवी, और पीडीवी का एनआरटी और एनआर तुम्हें पता ही है, बस चिपका दिया। तो इस अप्रोच को डायरेक्ट नहीं करते, थोड़ा सोचते हैं कि जब उसने इलेक्ट्रोलाइज लिखा है तो किसी ना किसी रीजन से लिखा होगा। जब उसने वाटर ही बोल दिया तो वाटर के मोल है, तो वाटर तो लिक्विड होता है, तो तुम ये इक्वेशन लिक्विड के लिए थोड़े ना लगाते हो, तो गैस के लिए लगाते हो। ठीक है, तो इस तरीके से मिस्टेक नहीं करनी। चलिए और क्वेश्चन बताते हैं। चलो क्वेश्चन करो। फॉर एन आइडियल गैस फॉलोइंग एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन, फॉर एन आइडियल गैस फॉलोइंग एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन, प्लॉट ऑफ log p वर्सेस log v इज लीनियर विद ए स्लोप इज इक्वल टू, मतलब log p वर्सेस log v इज लीनियर विद ए स्लोप इज इक्वल टू। अच्छा क्वेश्चन है। चलो बताओ क्या होगा, log p वर्सेस log v का जो स्लोप होगा एडियाबैटिक रिवर्सिबल के लिए क्या होगा। तो सुन लो, एडियाबैटिक रिवर्सिबल के लिए फॉलो होती है पॉइसन इक्वेशन। उस पॉइसन इक्वेशन में जो हमारा रिलेशन आता है प्रेशर v इज इक्वल टू अल्फा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है।
तो प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/v की पावर अल्फा, राइट। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा P v की पावर माइनस के अल्फा। अगर मैं log ले लूँ बोथ साइड, log P इज इक्वल टू माइनस के अल्फा कितना हो जाएगा log v। तो ये कितना है, y इज इक्वल टू mx। तो हमारा जो स्लोप आया कितना आया, माइनस के अल्फा आया। तो तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो तुम्हारा स्लोप कितना आ जाएगा, डायरेक्ट नेगेटिव आ जाएगा। लो ये तुम्हारा क्वेश्चन था, गेट में आया था ये क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं और तुम पागल हो जाते हो एग्जाम में। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन लिखिए, खत्म फिर वर्क डन में, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कोई तुमसे। लिखो 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड फ्रॉम 10 atm अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 atm। 1 mole of an ideal gas expand from 10 atm against a constant external pressure of 2 atm at 298 Kelvin. The magnitude of work done by the gas is, the magnitude of work done by the gas is, बताइए, बोलिए जल्दी, कौन सी इक्वेशन लगेगी, बोलो कौन सी इक्वेशन लगेगी। देखो तो इस पास से हाँ, पहले तो देखो कि प्रोसेस कौन सा है। फिर से क्वेश्चन को सुन लो ध्यान से, 1-2 बार क्वेश्चन को पढ़ो, तुम्हें प्रोसेस ही समझ में नहीं आएगा कि कौन सा प्रोसेस है। क्या दे रखा है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। तो जब 1 मोल ऑफ आइडियल गैस दे रखा है मतलब n इक्वल टू 1 है, एक्सपेंड फ्रॉम 10 atm मतलब P1 इज इक्वल टू कितना है, 10 atm एट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर मतलब P एक्सटर्नल इज इक्वल टू कितना है, 2 atm, राइट, एट 298 केल्विन, एट 298 केल्विन। इसका मतलब है 298 और P एक्सटर्नल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है, एट कांस्टेंट मतलब आइसोथर्मल है। तो आइसोथर्मल के लिए वर्क डन इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस के P एक्सटर्नल V2 माइनस के V1, राइट। अब P1 तो तुम्हें गिवन है, अब तुम्हें पता है कि PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, nRT बाई P1। ऐसे ही V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, nRT बाई P2। बोलो हाँ या ना। और तुम्हें यह भी पता है कि जब क्वेश्चन में तुम्हें P एक्सटर्नल का मतलब यही होगा कि P2, अरे चीज बताई थी ना, P2 का मतलब कि जब P एक्सटर्नल और P2 यहाँ पे इस पोजीशन पे दोनों के दोनों P एक्सटर्नल और इक्वल टू P2 दोनों के दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो मैं इस इक्वेशन को अगर लिखना चाहूँ तो इस तरीके से लिख सकता हूँ कि वर्क डन इक्वल टू माइनस के P2 V2 माइनस के V1, क्लियर। तो वर्क डन इक्वल टू माइनस के P2 V2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, nRT बाई P2 माइनस के nRT बाई P1। बोलो क्लियर है पॉइंट। अब वर्क डन इक्वल टू nRT को मैं कहाँ ले लेता हूँ, बाहर ले लेता हूँ माइनस के, यहाँ इधर कितना हो जाएगा P2 बाई P1 माइनस के P2 बाई P1। बोलो इससे कट जाएगा और वर्क डन इक्वल टू माइनस के nRT 1 माइनस के P2 कितना गिवन है। अब P2 देख लो एक्सटर्नल 2 atm, P1 कितना गिवन है तुम्हें 10 atm, बस निकाल दो। मोल तुम्हें n इक्वल टू 1 दे रखा है, 1 इंटू 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन, 10 माइनस के 2 बाई 10, आंसर निकाल दोगे और तुम्हारा आंसर आ जाएगा कितना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा माइनस के 1.9 किलो जूल। चलिए बस अब तो बहुत हो गया, क्वेश्चन हद ही होगी, अब तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं, ठीक है। कर लोगे यार, अब इतना तो थोड़ा एफर्ट करो, कब तक मैं तुम्हें इतनी चीज़ें बताऊंगा। अब क्वेश्चन कोई भी आए इसी तरीके से अप्रोच करना है। जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से मैं तुम्हें बता दिए, बस आइसोथर्मल और रिवर्सिबल इन सब का निकालना है। पी एक्सटर्नल जहाँ पे तुम्हें दिख जाए तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, कांस्टेंट टेम्परेचर दिख जाए तो आइसोथर्मल है, जब एडियाबैटिक होगा तो वो तुम्हें लिख के ही देगा। क्लियर है पॉइंट। ऐसे अगर पूछने लगा आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी क्या होगी, एंथैल्पी चेंज क्या होगा, तो वो सारा का सारा जीरो होता है। बस दैट्स इट। अब वर्क डन में और ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जूल थॉम्सन इफेक्ट, कार्नोट साइकिल जो वर्क डन के ऊपर बेस है, और उसके साथ ही हम एंट्रोपी स्टार्ट करेंगे। बस ये 3 टॉपिक बचते हैं, फिर तुम्हारा खत्म।
ठीक है। तो प्रोसेस स्लो स्लो चल रहा है मुझे पता है, क्योंकि मैं बिजी हूँ थोड़ा, मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत काम है। तो तुम साइड बाय साइड टॉपिक पढ़ते रहो और थर्मो को चलते रहने दो। थर्मो तो मतलब मज़ा ही है बस, ठीक है। इस तरीके से तुम्हें थर्मो भी अच्छी से रिवीजन हो जाएगी। लास्ट में जब पढ़ोगे तो पेपर में गर्माहट रहेगी शरीर में कि हाँ अभी हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है, ठीक है ना। तो आराम से पॉजिटिवली पढ़ते रहो और मेहनत करो। टाइम बहुत कम है और जी जान लगा दो अपनी मेहनत करने में। बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो किसी भी इधर उधर, कोई मूवी कोई कुछ सब कुछ छोड़ दो। यही टाइम है, इस टाइम मेहनत कर लोगे, बाद में एमएससी में जाके मज़े करोगे। अगर नहीं तो बाद में बच्चों की तरह रोगे कि सर हमें तो ड्यू का भी एंट्रेंस देना है, हमारा तो आईआईटी नहीं हुआ, हमें तो बीएचयू भी देना है, हैदराबाद भी देना है, सर उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताइए, इसकी बताइए, ये बताइए, वो बताइए। इस सारी झंझट से अच्छा है कि आईआईटी जैम में अच्छी रैंक लाओ, मेहनत करो। अब गलती हमारी नहीं होगी, अब गलती तुम्हारी होगी। हमने जो तुम्हें अपना 100% दिया है, पूरा 100%, सब कुछ जान छोड़ रहा हूँ मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए, सही बता रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ तुम्हें पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा, कि ठीक है सब कुछ तुम्हें बिल्कुल कॉपी में मिल जाए, तुम्हें इधर उधर से कहीं झांकना ना पड़े, इधर उधर जाना ना पड़े। अब डिपेंड करता है कि तुम इन चीज़ों को कैसे खुद पर यूटिलाइज करते हो, खुद कितनी मेहनत करते हो, समझे। तो खुद मेहनत करो और अपना 100% दो, और मन में ऐसी दृढ़ता रखो कि मुझे करना है, बस मुझे ड्रॉप कुछ नहीं करना, मुझे इस बार ही आईआईटी में जाना है, बात खत्म, ठीक है। चलो तो पढ़ो, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे हम जूल थॉमसन इफेक्ट के साथ, और जब तक पढ़ते रहिए और मज़े लीजिए।